विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व अपन ने क्लासरूम में चर्चा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है और संविधान में किस प्रकार संवैधानिक विकास और राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दोनों ही किस प्रकार साथ साथ चले हैं। उनको समझने के बाद में आज हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना या उद्देशिका यह संविधान का वह दर्पण है जिसमें हम पूरे संविधान को देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो स्पष्ट रूप से एक बात समझ में आती है कि जिस प्रकार किसी भी क्वेश्चन का हम उत्तर देते हैं तो उससे पहले जो भूमिका लिखते हैं, जो प्रस्तावना लिखते हैं, उसमें संपूर्ण क्वेश्चन का निचोड़ आ जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना में भी संविधान के विभिन्न आयामों का उल्लेख मिलता है। तो भारत की संविधान सभा ने, जब संविधान सभा का गठन होता है और 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सबसे पहले प्रस्तावना की बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक प्रारंभ होती है, प्रस्तावना पर गहन मंथन होता है, चिंतन होता है और उसमें 8 दिन बाद यानी कि 19 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना समिति का प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है और प्रस्ताव समिति गठित हो जाती है और तय हो जाता है कि किस प्रकार प्रस्तावना का निर्माण करना है। विद्यार्थियों, आपको प्रस्तावना सभी को याद होनी चाहिए। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आगे आप जाओगे तो सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन को लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण आपको ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दोगे आप, कोई भी, चाहे यूजीसी की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे आरपीएससी की हो, चाहे अदर स्टेट की पीएससी की हो, उसमें नेशनल मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर कई चीजें पूछी जाती है और ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है। खैर, हमारे को ये समझना है कि प्रस्तावना है उसका निर्माण कब हुआ। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना बन गई। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना बन गई। लगभग 1.5 महीना लगता है बनाने में और हम अभी देखते हैं प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के पीछे लिख रखा है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, उसमें प्रस्तावना लिखी हुई है। तो उस प्रस्तावना को हमारे को सभी को याद होना चाहिए। प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द प्रस्तावना की विशेषता है। आज हम प्रस्तावना की विशेषता के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे। संक्षिप्त में किस प्रकार प्रस्तावना को हम समझ सकते हैं तथा प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ हमारी विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती है उसमें परीक्षा से जुड़े जो प्रश्न हैं उनका हल किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, जब प्रस्तावना प्रारंभ की गई उस समय प्रस्तावना में लिखा गया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवाद, और अंत में लिखा हुआ है आत्म अर्पित करते हैं, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्म अर्पित करते हैं। तो इससे 3-4 बातें जो है वो स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आ जाती है। सबसे पहली
और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तावना का निर्माण कौन कर रहा है। तो देखिए, लैंग्वेज यही बता रही है, भाषा भी यही बता रही है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना का निर्माण कौन कर रहे हैं? भारत के लोग मिलकर के कर रहे हैं। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, गणतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अंत में है आत्म अर्पित करते हैं। आत्म अर्पित करते हैं। तो इसका तात्पर्य यह भी स्पष्ट हो जाता है, आत्मर्पित कर दे, यानी प्रस्तावना की सारी शक्तियां किसमें दी जा रही है? जनता में दी जा रही है। तो यहां प्रत्यक्ष रूप से एक चीज उभर करके सामने आई कि भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु जनता है। संप्रभुता का तात्पर्य ऐसा होता है, कोई भी राष्ट्र या इकाई किसी आंतरिक और बाह्य दबाव में न आकर के अपने सारे कार्य करने में सक्षम हो, उसको संप्रभु कहा जाता है। 1947 से पहले भारत एक राष्ट्र था, लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, क्योंकि भारत की संप्रभुता ब्रिटेन में अधीनस्थ थी। यहां संप्रभु कौन है? कोई देखते हैं कि संविधान संप्रभु है, कोई कहता है राष्ट्रपति संप्रभु है, राष्ट्रपति को तो महाभियोग लगा के हटा सकते हैं। कोई कहते हैं प्रधानमंत्री संप्रभु है, प्रधानमंत्री संप्रभु नहीं है, क्योंकि कभी भी हटाया जा सकता है। जैसे हमारे अभी राजस्थान में हम देखें तो मुख्यमंत्री जी का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य स्पष्ट है, जब भी लोकसभा के या सदन के सदस्य चाहे तो प्रधानमंत्री को परिवर्तित कर सकते हैं, या आम चुनाव में जनता उसको। तो संप्रभु कौन हुआ? जनता हुआ। तो यहां पर पहली जो प्रस्तावना की विशेषता है, एक साइलेंट फीचर है, वो ये है कि भारत में प्रस्तावना के द्वारा जनता को संप्रभु बनाया गया। देखिए, प्रस्तावना जब बनी उसके बाद में केवल एक बार प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ है। उसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और एकता के बाद अखंडता, ये तीनों ही शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 1976 में जोड़े गए। भारत के संविधान में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द आपको पहले नहीं मिलेगा। मूल संविधान में केवल प्रस्तावना में मिलेगा, वो भी इस संविधान संशोधन के पश्चात ही मिलेगा। फिर आता है गणतंत्र। गणतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसका राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, जिसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता चुनती है, वो वंशानुगत नहीं होता है। देखिए, संसदीय प्रणाली में क्या है, जैसे ब्रिटेन है तो वहां सम्राट है, वो वंशानुगत है। भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत में क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था का तात्पर्य यही होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होगा। ये संविधान के मूल ढांचे में और है, इस कारण इसमें संशोधन भी संभव नहीं है। मूल ढांचे में संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। नहीं तो कभी भी जो राजनीतिक घराने हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो संविधान में संशोधन करके परमानेंटली इस प्रकार बन जाते, लोकतंत्र को ग्रहण लग जाता। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि भारत में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो प्रस्तावना की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। फिर समाजवाद, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के हितों का संरक्षण, संवर्धन तथा पोषण किया गया हो, उसको समाजवाद कहा जाता है। अप्राप्य को प्राप्त करना, प्राप्त को
संरक्षित करना, संरक्षित को संवर्धित करना, संवर्धित को उचित प्रक्रिया के द्वारा समाज के वंचित वर्ग तक बांटना। समाजवाद की वैसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं, सबसे अच्छी परिभाषा जो मुझे लगी वो ये है कि समाज का जो वंचित वर्ग है उसको प्रत्यक्षतः राजतंत्र का या राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ मिले, सामाजिक स्वतंत्रता का लाभ मिले, आर्थिक न्याय भी मिले, ये सारी समाजवाद के अंतर्गत आती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य करेगा तथा उसकी आवश्यकता के अनुरूप दिया जाएगा, ये समाजवाद की एकदम सटीक और प्रमाणिक परिभाषा है। इसके बाद में आता है पंथ निरपेक्षता। चूंकि अपन ने पहले ही चर्चा की थी कि धर्मनिरपेक्षता शब्द भारत के मूल प्रस्तावना में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। इसका तात्पर्य ये है कि भारत में नागरिक होने के नाते किसी भी व्यक्ति का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। जो भी व्यक्ति चाहे जब भी चाहे धर्म को अंगीकार कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, अपने धर्म का परित्याग कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, बशर्ते है कि दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आप आघात नहीं पहुंचा सकते हैं। उनकी धार्मिक भावनाओं को प्रभावित किए बिना आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आर्थिक और सामाजिक न्याय। विद्यार्थियों, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। तात्पर्य यह है कि न्यूनतम राजनीतिक अर्हताएं रखने वाले लोगों को हम राजनीतिक पद प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता और अवसर की समानता प्रदत्त करते हैं। और सामाजिक समानता के अंतर्गत भारत में किसी भी व्यक्ति का नागरिक होने के नाते जाति, धर्म, पंथ, लिंग तथा वर्ण के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है। मित्रों, पूर्व की जब अपनी क्लास थी उस वीडियो में इस बात की चर्चा भी की गई थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रबलता से बल दिया। भारत शासन अधिनियम 35 हो चाहे संविधान सभा के गठन की कोई भी बात हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी सहमति नहीं दी। उसका हेतु केवल एक ही था, सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं है या सामाजिक स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई है तो भूखा व्यक्ति, वंचित व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता को न तो खा सकता है न पी सकता है। फलतः राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता होना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सामाजिक स्वतंत्रता और समानता होना आवश्यक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत अवसर की समानता, यानी कि जो भी व्यक्ति अपनी न्यूनतम योग्यताएं रखता है उनको सभी को समता के दृष्टिकोण पर संविधान आंकता है। यानी कि बीए पार्ट सेकंड में वही विद्यार्थी आएगा जिसने बीए पार्ट फर्स्ट को उत्तीर्ण किया है। बीए पार्ट फर्स्ट में एक न्यूनतम योग्यता तय कर रखी है कि 12वीं में इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला ही प्रथम वर्ष में आ सकता है। तो इस प्रकार अवसरों की समानता भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत दी गई है। इसके बाद में आता है व्यक्ति की गरिमा। विद्यार्थियों, यह समझने योग्य ये बात है कि भारत की जो प्रस्तावना है इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि हमारे नैतिक आयाम जो भारत के प्राचीन कालखंड के वैभवशाली विरासत के आयाम हैं, उन आयाम को प्रतिष्ठित करने वाले आयाम भारत के संविधान सभा में उन्होंने प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है। वो कहते हैं कि भारत का एक दृष्टिकोण रहा है वसुधैव कुटुंबकम। तो प्रस्तावना में इस बात को
भी उल्लेखित किया गया है कि यदि हम आगे संविधान का निर्माण करेंगे तो उसमें इस बात के आयाम का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी प्राचीन कालखंड की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, हम किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन करते थे। विद्यार्थियों, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि हमारे यहाँ जो शासन की व्यवस्था है उसमें निश्चित रूप से संविधान और संवैधानिक मूल्यों को वरीयता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जिन आयामों का विवेचन किया गया है उन आयामों में सदैव इस बात पर बल दिया गया है कि भारत के जो लोग हैं वह सदैव समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, व्यक्ति की गरिमा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय वाले आयामों पर आधारित जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाएंगे। एक बिंदु और भी रह जाता है जो इसका लास्ट बिंदु है, वो बिंदु ये है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में विश्व बंधुत्व की भावना, यानी कि संपूर्ण विश्व एक बंधुत्व के भाव, यानी कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की जो बात है वो भारत के संविधान से सरकार चलाने वाले लोगों को सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। अभी हम देखें तो जैसे कोरोना की जो महामारी है उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व मानव कल्याण की बात